नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अजॉय भट्टाचार्य और आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 41st एपिसोड, 41वां अंक। आज है रविवार 22 नवंबर 2020। दोस्तों, रविवार का दिन हो और ये जो मौसम बदल रहा है, इसमें जो गुलाबी ठंड जो एक महसूस हो रही है सुबह सुबह, उसमें जब रविवार के दिन सुबह हाथ में चाय का प्याला आता है तो वाह, क्या बात है। और साहब उसमें चार चांद लग जाए अगर साथ में मोबाइल पर आपको समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 41वां अंक देखने को मिल जाए, क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये 41वां अंक है, इसमें हम आपके बीच लेकर के आएंगे महाकवि भास्कृत कर्णभारम, जिसका कि हिंदी रूपांतर मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने किया है। और उसके पश्चात हम अशोक भौमिक जी की कहानी संग्रह में से कहानी लेकर के आएंगे। निरंजन श्रोत्री भाई अपने युवा कवियों को लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आए और आज के रविवार के हमारे इस एपिसोड की शुरुआत करें। हरदीप दायले जी। कर्णभारम नाटक में कर्ण और कुंती का संवाद अभी भी जारी है। अब अधिक विलंब ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार। समावर्तन प्रेमियों को गिरिजेश व्यास का प्रणाम। पिछले अंक में हमने भास्कृत नाटक कर्णभार के पहले अंक का वाचन किया था और आज गतांक से आगे हम उसका वाचन करेंगे। महाभारत महाकाव्य नाटकों में खूब खेला गया है। ऐसे ही मुझे भीष्म पर केंद्रित एक नाटक की 4 पंक्तियां याद आती हैं जो कि मैंने ही लिखी थी। गीत तो बहुत बड़ा था लेकिन उसकी 4 पंक्तियां आज के कर्ण भार के चरित्र या इसके कथ्य के रूप में भी जो है प्रासंगिक हैं। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है, कर्तव्यों प्रतिज्ञाओं का फूल नहीं बस शूल शेष है। महासमर के आदि अंत की, प्रतिशोधों के अग्निकुंड की, अंतर मन में लोह पुरुष के, पीड़ा की बस राख शेष है। मानव मन के कुरुक्षेत्र में संबंधों का ध्वंस शेष है। चलिए आरंभ करते हैं। कथा अब जाती है फ्लैशबैक में, जब कर्ण परशुराम के पास पहुंचते हैं शस्त्र विद्या सीखने के लिए। एक आवाज गूंजती है मुनिवर परशुराम की। बिजली सी सुनहरी जटाएं, हाथ में फरसा चमकता, जिसकी चमक प्रभा मंडल बनकर फैला था उनके चारों ओर। और अब कर्ण प्रवेश करते हैं। परशुराम, कौन हो तुम, किस निमित्त आए हो? कर्ण, मुनिवर, मैं आपके श्री चरणों में नत होकर शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं। आपकी अनुकंपा का विनम्र आकांक्षी हूं। परशुराम, जानते हो युवक, मैं केवल ब्राह्मणों को देता हूं दीक्षा शस्त्र विद्या की। क्षत्रिय यदि भूल से भी आ जाएं मेरे सामने तो मेरी भ्रुकुटी भंगिमा से ही उनका विनाश हो जाता है। कर्ण, जानता हूं मुनिवर, इसीलिए तो आया हूं आपके श्री चरणों की सेवा में। मैं क्षत्रिय नहीं हूं भगवान, मैं ब्राह्मण हूं। फिर दृश्य परिवर्तन होता है। दूसरे दृश्य में परशुराम कर्ण से आग्रह कर रहे हैं कि चलो वन में। परशुराम, वत्स, चलो वन में जाकर फल फूल समिधा कुशादि का संग्रह करें। परशुराम, वत्स, मैं थक गया हूं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो रुक जाते हैं और परशुराम कहते हैं कि वत्स, मैं अब थक गया हूं, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। कर्ण, मैं धन्य हुआ मुनिवर, आप मेरी गोद में सिर रखकर विश्राम करने का सौभाग्य मुझे देने की अनुकंपा करें। ठीक है, ऐसा ही करो।
इसी बीच में मुनिवर निद्रा मग्न हो जाते हैं। कथा आप सबको मालूम है, कर्ण की जांघों पर एक कीड़ा आकर बैठता है और एक एक करके दोनों जांघों को काटता है। पीड़ा से कर्ण का मुख विकृत हो जाता है, लेकिन वो हिलता तक नहीं है, कहीं गुरुदेव की निद्रा भंग ना हो जाए। उसकी दोनों जांघें लहूलुहान हो जाती हैं, लेकिन वो धैर्य पूर्वक बिना हिले ढुले वैसा ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद परशुराम की नींद खुलती है और वे कर्ण की जांघों को लहूलुहान देखकर, रक्त बहता हुआ देखकर चौंक पड़ते हैं। ये क्या वत्स, तुम्हारी जंघाएं लहूलुहान क्यों हैं? कर्ण: गुरुवर, जब आप शांति पूर्वक सो रहे थे तब अचानक ब्रजमुख नामक कीड़ा मेरी जांघों को काटता रहा। आपकी नींद में विघ्न न हो, इसलिए मैं उस पीड़ा को चुपचाप झेलता रहा, आपके आशीर्वाद से। परशुराम सहसा क्रोधित हो उठते हैं। ए झूठे बालक, तू ब्राह्मण नहीं है। पीड़ा सहकर भी चरित्र बांधे रखना केवल क्षत्रिय के लिए ही संभव है। जल्दी बता, बता जल्दी, और सच सच बता, क्या तू क्षत्रिय है? अपराध क्षमा हो भगवान। अब मैं और झूठ बोलूं? ये शक्ति मुझ में नहीं है। गुरुवर, मैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आपने ठीक कहा, मैं क्षत्रिय हूं। मुझे मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। अरे पातकी, तूने अपने गुरु से झूठ बोला, तूने परशुराम से झूठ बोला। अपराध क्षमा हो भगवान, मैं आपका विनयावनत शिष्य हूं। ठीक है, तुझे प्राणों से नहीं मारूंगा, किंतु तुझको मैं ये श्राप देता हूं कि तेरे अस्त्र प्रयोग के समय विफल हो जाएंगे। क्रोधित परशुराम चल देते हैं। कर्ण हताश वहीं कुछ देर भूमि पर पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वो भी चल देता है। ये सब फ्लैशबैक चल रहा है। पुनः वर्तमान में लौटते हैं। कर्ण अकेले खड़े हैं मंच पर। मैंने अस्त्र विद्या तो सीख ली मुनिवर परशुराम से, किंतु मन में संशय, क्या सचमुच विफल हो जाएंगे मेरे अस्त्र जब उनके प्रयोग का समय आएगा? तभी कुंती का प्रवेश होता है। कुंती की तरफ पीट करके कर्ण खड़े हुए हैं और संवाद बोले जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, किंतु क्या मैं विफल मनोरथ हो जाऊंगा? कुंती की धीर गंभीर आवाज गूंजती है। नहीं कर्ण, ऐसी घोर निराशा की बातें कर्ण को शोभा नहीं देती। कर्ण बिना मुड़े कुंती की ओर पीठ किए हुए कहते हैं, कौन है जो मेरे एकांत को तोड़ता है? मैं हूं, कुंती। माता, आप अचानक कैसे? और आप बोल नहीं रही हैं, केवल देखे जा रही हैं। कुंती: हाँ, देख रही हूं बेटे, वर्षों बाद देख रही हूं। तेरे मुख पर वही तेज है जो तेरे पिता के मुख पर है। कर्ण अचानक गुस्से में मुंह फेर लेते हैं। पिता पिता पिता, क्या आप भी मुझे लांछित करने आई हैं? याद दिलाने आई हैं कि मैं सूत पुत्र हूं? मेरा जन्म किसी राजवंश में नहीं हुआ। मैं एक रथ चालक की कुटिया में राधा मां की निर्धन कोख से जन्मा। तो फिर आप भी सुन लें, मैं राधा माता की कोख से जन्मा राधेय नहीं हूं। मैं जानती हूं कर्ण, जानती हूं पूरा सच, तुम राधेय नहीं हो। मुझसे अधिक भला। जाने दो, इन बातों से क्या लाभ? कर्ण सहसा पलटते हैं। क्या क्या कहते कहते रुक गई आप माता? क्या कहते कहते ठिठक गई? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूं, तुम रोक दो इस युद्ध को। माता, एक क्षत्रिय से युद्ध रोकने की बात कहना हास्यास्पद है। ये युद्ध, यही बात क्यों नहीं कहती आप जाकर पांडवों से? आप तो पांडवों की माता हैं। कुंती: पांडवों ने युद्ध नहीं छेड़ा है। पांडव तो अपना अधिकार चाहते हैं, युद्ध नहीं। अन्याय किया है दुर्योधन ने पांडवों के प्रति। और
तुम उसी अन्यायी दुर्योधन का साथ देते हो पुत्र। अपराध क्षमा हो माता, आप मेरे पास आई हैं। मैं अपमान नहीं करना चाहता आपका, इसीलिए इतना ध्यान रखें कि मैं दुर्योधन के विरुद्ध एक भी शब्द सुनने को प्रस्तुत नहीं। कौन है दुर्योधन तेरा? तू दुर्योधन का पक्षधर इसलिए, केवल इसलिए कि उसने तुझे अंगेश्वर राज्य का स्वामी बनाया है। तो फिर तू भी सुन ले, इस विशाल राज्य के एक टुकड़े मात्र अंगेश्वर का नहीं, बल्कि समूचे अखंड राज्य का राजाधिराज बनने का तू ही है एकमात्र अधिकारी। कर्ण तेजी से पलटकर दूर जाता है। छी छी, झूठे प्रलोभन मत दो माता, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। सच पूछो तो मैं सोच नहीं सकता था सपने में भी मेरे बारे में इतनी ओछी बात सोच सकती हो। मुझे समूचे राज्य के सिंहासन का प्रलोभन देकर तुम पांडवों का पक्षधर बना दोगी। पुत्र, तू पांडवों का पक्षधर नहीं, स्वयं पांडव है। बिजली सी कौन जाती है, कुंती बोलती रहती है, तू नहीं है सूत पुत्र, तू है सूर्य पुत्र। तू राधा की कोख से जन्मा राधे नहीं, तू है कौन्तेय, कुंती की कुंवारी कोख से जन्मा कुंती का बेटा है तू। कहते कहते कुंती सिसकने लगती है। हाँ, कुंती का बेटा है तू। माता, हाँ बेटा, तू ही मेरा लाल है, तू ही मेरा लाल है। युधिष्ठिर का बड़ा भाई कर्ण, तू ही है युधिष्ठिर का बड़ा भाई, सबसे बड़ा पांडव। गिरिजेश भाई, आपने जब ये कर्ण भारम, जिसका नाट्यकरण मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने किया, उसका जब आपने पाठ किया तो विश्वास करिए मुझे काफी पुराने दिन याद आ गए। कालिदास समारोह में हम आपको देखते थे एज एन एंकर। आप इवनिंग का जो प्रोग्राम होता था उसको आप एज एन अनाउंसर आप एंकर करते थे। मैंने आपका परिचय पढ़ा, उसमें आपने 1200 माइथोलॉजिकल आर्टिकल्स को हिंदी से इंग्लिश में किया वेब भास्कर के लिए। कमाल है भाई। और हाँ, फीचर फिल्म में आपने काम किया। मुझे जहां तक मालूम है बवंडर, फिल्म का नाम बवंडर था और रघुवीर यादव और नंदिता दास उसमें आपके साथ थे। फिर आपकी एक और फिल्म आई काल भैरव। आपने काफी सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, जिसमें से जग हंसे, खुदरोई मौलाना आजाद, और कई टीवी फिल्म्स में भी आपने एक्टिंग की। आपके जो कुछ प्लेस जो आपने एज एन ऑथर आपने लिखे, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा। महाकाल महागाथा, उठो भारत जागो भारत, तीसरी आजादी, इतिहास गवाह है, नृत्य नाटिका क्षिप्र प्रवाह, कान्हा आए अवंतिका। गिरिजेश भाई, क्या होता है जानते हैं, एक मित्र के नाते तो आपको जानता हूं, स्टेज पे आपको देखा है, एज एन एंकर आपको देखा है, लेकिन इतना सब आप कर चुके हैं वो जब तक परिचय आपका पूरा ना पढ़ो तब तक नहीं पता चले। बड़ी खुशी हो रही है आज ये पढ़ करके। दोस्तों, आज के इस हमारे एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और हम आमंत्रित करते हैं पंखुड़ी वक्त जोशी जी को। इस बिटिया को मैं जी नहीं कहूंगा, पंखुड़ी ही कहूंगा, ठीक है ना बेटा? पंखुड़ी, आपको एक आज मजे की बात बताता हूं। आपके पिता अशोक वक्त जी, उनके पास में उन दिनों एक लूना होती थी, लूना। और एक दो बार मुझे मौका मिला जब मैं उनके पीछे बैठ गया। अब वो बेचारी लूना, अशोक जी का वजन और मेरा वजन
तो मैं पीछे बैठ करके उसको जब जब वो रोना शुरू करते थे तब उसको पीछे बैठ करके मैं उसकी साइकिलिंग करके उसको मैं गति देता। तो बेटा ये मजे के दिन हमने आपके पिता अशोक भक्त जी के साथ बिताए हैं। आज आप अशोक भौमिक जी की जो कहानी संग्रह उसमें से आप एक कहानी सुनाने जा रही हैं। आपका स्वागत है, आइए और आकर के कहानी सुनाइए। उस दिन इसी रास्ते से होकर स्कूल जा रहा था। एपीसन रोड वाले विशाल बंगले के फाटक के बाहर छोटू के नाना जी दिखे। नाना जी एक चादर जमीन पर बिछाकर अपने घुटने पीछे मोड़ बैठे थे। दोनों हाथों को फैलाए वो आसमान की ओर एक टक देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य से कुछ मांग रहे हों। उनके पास आज उनके फेरी का छाता बस्ता नहीं था। मैंने पहले कभी किसी को सड़क किनारे यूं बैठे इबादत करते नहीं देखा था, पर मामला इतना दिलचस्प नहीं था कि रुककर उसे देखता। सो स्कूल चला गया। स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा छोटू के नाना वैसे ही बैठे थे और धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। उन्हें वहां बैठे कई घंटे गुजर चुके थे। उनके सूखे होंठ मुझे आज भी याद हैं, और याद है वो लगातार अपने सांसों के आने जाने के साथ दोहरा रहे थे, 100 रुपयों का सवाल अल्लाह रसूल के नाम पर, 100 रुपयों का सवाल अल्लाह रसूल के नाम पर। मैं वहीं जम गया और करीब से इस घटना को देखता रहा। कुछ वक्त के और बीत जाने के बाद उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर मारने लगे। वो जो बोल रहे थे और जो कर रहे थे उन दोनों में एक लय था। थोड़ा वक्त और गुजर गया और अब मुझे उनके गालों पर खून की बूंदें उभरती दिखी। उनका मुंह सूज गया था। उनके आंसू गाल पर उभर रहे खून की बूंदों को साथ लिए उनकी सफेद दाढ़ी को भिगो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था और मुझे क्या करना चाहिए था। दोपहर के इस वक्त सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। तभी मुझे सफेद दाढ़ियों वाला सुनहरी जरी की टोपी पहने वो बूढ़ा आदमी बंगले से बाहर आता दिखा। सीधे आकर उसने छोटू के नाना के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें रोक लिया। नाना तब भी अपना कहा दोहरा रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने नाना से कुछ कहा और उन्हें साथ लेकर बंगले के अंदर चल दिया। मैं छोटू के नाना की दरी उठाकर बंगले के अंदर उन्हें देने गया था। देखा, बंगले का मालिक एक तौलिए से छोटू के नाना का चेहरा पोंछ रहे थे। मैं छोटा था पर इतना समझने में देर नहीं लगी कि छोटू के नाना का 100 रुपयों का सवाल का मसला निबट रहा था। मैं घर लौटकर पूरी बात अम्मा को बता रहा था। अम्मा ने कहा, चलो, शायद छोटू का मकान जो बाढ़ में बह गया था उसके नाना अब फिर बना लेंगे। इस घटना के बाद फिर कभी मैं छोटू से नहीं मिला। कक्षा 3 पास कर मैंने लखनऊ छोड़ दिया और कानपुर चला आया। हमने कई बार उस बच्चे को याद किया जो हमारी यादों में छोटू ही बना हुआ था। पर एक दिन मैं भी इतना बड़ा हो गया कि पढ़ाई खत्म कर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी लेकर कानपुर छोड़ दिया। नौकरी के सिलसिले में मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहना पड़ता है। तब मैं बनारस में था और मेरे इलाके में जिला मोमिनपुर भी आता था। अपने पहले दौरे पर जब मैं मोमिनपुर पहुंचा तो लेडी डॉक्टर नुसरत अहमद के बारे में बहुत कुछ सुना था। मोमिनपुर जैसे छोटे और पिछड़े जिले में किसी MRCOG का होना 80 के दशक में ही नहीं बल्कि आज भी बड़ी घटना मानी जा सकती है। उससे भी बड़ी अचंभित करने वाली बात थी कि डॉक्टर नुसरत के शौहर डॉक्टर यासीन अहमद खुद भी एक MRCP थे। अफवाह ये भी थी कि डॉक्टर नुसरत बेहद खूबसूरत थी, लिहाजा उनके शौहर डॉक्टर यासीन अहमद उनसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों से मिलने नहीं देना चाहते थे। दरअसल उन दोनों का चैम्बर अगल बगल था और वो भी उनके बंगले के अंदर। हालांकि इसे बंगला कहना गलत था क्योंकि मोमिनपुर जिले का ये कभी शायद कोई राजमहल हुआ करता था और अब यहाँ डॉक्टर यासीन और डॉक्टर नुसरत का घर और चैम्बर था। इस मकान में कितने कमरे थे, कितने नौकर चाकर थे, कितनी गाड़ियां और कितने ड्राइवर थे, ये सब हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों की गलचौर का विषय हुआ करता था। मैं जब पहली बार डॉक्टर यासीन और डॉक्टर नुसरत अहमद की कॉल करने पहुंचा
तो रात हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर नुसरत के इतने ज़्यादा मरीज हुआ करते थे कि रात 9 बजे के पहले वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों से नहीं मिल पाती थी। उस दिन डॉक्टर यासीन के पास मरीज कम थे, लिहाजा जल्द ही डॉक्टर यासीन का चैम्बर खाली हो गया था। डॉक्टर यासीन से मैं पहली बार मिल रहा था। मैंने विस्तार से अपनी दवाओं के बारे में बताया और उन्होंने मन लगाकर सुना भी। मुझे लगा कि डॉक्टर यासीन के बारे में जो कुछ सुना था सब गलत था। डॉक्टर यासीन की केवल अंग्रेजी ही अच्छी नहीं थी, उनकी उर्दू जुबान भी बहुत साफ थी। बातचीत में मैंने पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, आप मोमिनपुर में रहते और प्रैक्टिस करते हैं, पर आपका उर्दू तफल्लुस बहुत साफ है। इस इलाके की जुबान पर भोजपुरी का असर ज्यादा है। लगता है आप यहाँ के नहीं हैं। नहीं, मैं लखनऊ का हूँ। मैं वहीं पला बड़ा हूँ। KGMC से ही MBBS और PG किया है, डॉक्टर यासीन ने कहा। ओह, मेरा भी बचपन लखनऊ में ही बीता है, डॉक्टर साहब। मेरी आवाज़ शायद डॉक्टर यासीन को कहीं आत्मीय लगी थी। उन्होंने कहा, लेट्स हैव कॉफ़ी। अपने मेज पर रखे फ्लास्क से 2 कपों में कॉफ़ी भरते हुए उन्होंने पूछा, कहाँ रिहाइश थी आपकी? चारबाग के पास एक मोहल्ला है, पांदरी बाग, हम वहीं रहते थे। व्हाट? मेरा भी बचपन चारबाग के पास एपीसेन रोड में बीता है। वहीं मेरी पूरी जिंदगी ही बीती है। आपको कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो मैम से मिलकर ही जाऊंगा, और उनके चैम्बर में इतने पेशेंट्स हैं कि आज इतनी जल्दी तो छुट्टी मिलने से रही। डॉक्टर यासीन को देखकर लगा कि बहुत दिनों बाद वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मिल रहे थे। ये डॉक्टर यासीन का MRCP वाला या मोमिनपुर शहर के सबसे बड़े कोठी के नवाब साहब का चेहरा नहीं था। हम देर तक अपने बचपन के गली कूचों में खोए कंचों को खोजते रहे, तो कभी कटी पतंगे लूटते रहे। गुलाबों से ताबों वाले लखनऊ की यादों के सहारे हम मचलते फुदकते नहरिया पार, आर्यनगर, मवैया और मुन्नेलाल धर्मशाला रोड होते हुए न जाने कब एपीसेन रोड पहुंचकर उस परिचित बंगले के पास आकर मैं खामोश हो गया। पर डॉक्टर यासीन बोले जा रहे थे, मैं एक बहुत गरीब परिवार का हूँ। मेरे वालिद का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी और मेरे नाना ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। बचपन में न जाने कैसे नुसरत के दादाजी मुझे, मेरे नाना और मेरी अम्मी को एपीसेन वाले उनके बंगले में ले आए थे। वे इंसान नहीं, फरिश्ते थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। नुसरत ने बनारस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, पर शादी के बाद उन्होंने हम दोनों को विलायत भेजा पढ़ने के लिए। बहुत साल हो गए उनको गुजरे, पर वे मेरे लिए मेरे नाना जैसे ही थे। मेरे सामने बैठा ईदगाह का हामिद कॉफी पी रहा था और मेरे कानों के पास कोई फुसफुसा रहा था 100 रुपयों का सवाल अल्लाह रसूल के नाम पर। इस घटना के बाद कई बार डॉक्टर यासीन से मिला और हर बार उनके चैम्बर के बाहर खड़े होकर मुझे मेरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ट्रेनिंग के दौरान मिली हमारे ट्रेनिंग मैनेजर मिस्टर बख्शी की एक हिदायत याद आती रही। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर के बीच में एक मेज होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। शुक्रिया। अब बारी है हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे यार निरंजन श्रोत्री जी की। आइए निरंजन भाई, अपने युवा कवि को लेकर के और कुछ बढ़िया कविताएं सुनाइए हमें। श्री निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे कवि हैं युवतम कवि अभिषेक अंशु। अभिषेक अंशु सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। नाटकों में अभिनय करते हैं, पटकथा लेखन भी उन्होंने किया है और प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा से उनका जुड़ाव है। अभिषेक अंशु अशोकनगर में रहते हैं और मूलतः वे मध्यवर्गीय चेतना के कवि हैं। उनकी कविताओं में मध्य वर्ग के दुख, कष्ट, विक्षोभ, सारी बातें बहुत सलीके से आती हैं। मेरी 2.5 बरस की बिटिया चाहती है कि मैं घोड़ा बन जाऊं। तो आइए सुनते हैं युवतम कवि अभिषेक अंशु की कविताएं।
तो मैं अभिषेक अंशु अपनी 2 कविताएं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है बुरा। सब चाहते हैं मैं ज्यादा न सही थोड़ा तो बदल ही जाऊं, जस का तस किसी को स्वीकार नहीं। परिवार चाहता है आदर्श गृहस्थ हो जाऊं, ज्यादा पैसा कमाऊं घर पर भी ज्यादा बदलूं। अफसर चाहता है मन लगाकर करूं नौकरी, किया गया काम जल्द से जल्द पूरा करूं। और सरकार की चाहत तो कहने ही क्या, आज्ञाकारी नागरिक बन जाऊं, उनके हर निर्णय को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करूं, प्रश्न तो भूल से भी करूं। इस सब के बीच एक नन्ही चाहत मेरी उंगली थामने का, मेरी 2.5 बरस की बेटी चाहती है मैं उसका बूढ़ा बन जाऊं, अपनी पीठ पर बैठा कर टुक टुक करता हुआ उसके अनुसार चलता चला गया। वो कहे तो बोलूं, वो कहे तो समझाऊं। जब वो चिड़िया से बात करेगी चुपचाप सुन, छिपकली देखकर खुशौन चूहे के पीछे दौड़ना। सोचता हूँ कि मुझसे की गई जब सारी उम्मीदें मुझे एक कमतर मनुष्य बना देना चाहती है, तो घोड़ा बन जाने में ही क्या होता है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है झूठ। घर वापस लौटी बेटी से मैंने पूछा कैसा लगा नानी के घर। बुरा, पापा याद है। उसने तोतला सा जवाब दिया, ये जानते हुए कि उसकी बात एक सफेद झूठ है। मैं खुश हुआ सीखने की गति देखकर, जो कुल 2.25 बरस की उम्र में सीख लिया है उसने झूठ बोलना। ये झूठ अपने तोतलेपन की तरह ही भोला और मोहक है। मैं इस झूठ में डूब जाना चाहता हूँ। अगर झूठ इतना सुंदर हो सकता है जो एक पल के लिए हर पीड़ा को भरे, बिना विवेक है भरने रोम रोम में आनंद, ऐसा झूठ मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। मगर मेरी लाडली, जीवन के अगले वर्षों जब तुम्हें भान होगा अपनी स्त्री होने का, ये समाज विरासत में तुम्हें सौंपेगा कई सारे डर आशंकाएं, एक ही पहचान में बांध देना चाहेगा तुम्हें, तो डरना बिल्कुल नहीं। ऐसे झूठ कभी भी नहीं भूलना जैसे बोलती आई तुम्हारी दादी नानी या तुमसे पहले की तमाम स्त्रियों अपनी स्त्री। मित्रों, ये मेरी जवाबदारी है और मैं आदतन अपनी जवाबदारी बहुत ईमानदारी से निभाता हूं। आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं किया है? प्लीज करिए। यही याद दिलाना मेरी जवाबदारी है। और साथ में ये भी याद दिला दूं आपको, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तब। और अगर आप लिखते हैं तो आपका स्वागत है। लिखिए, कुछ कहानियां लिखिए, कुछ कविताएं लिखिए और हमें भेजिए। एक बार फिर अपना पता, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का पता आपको बता दूं। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आज रविवार के दिन आप सबके बीच से इस समय मैं विदाई चाहता हूं। आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह शनिवार के दिन इसी समय पे। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।